रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं की थी। सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, ये रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन एरर ही है, हो नहीं पा रहा है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप कैलकुलेशन एरर्स, अब जैसे यहाँ पे हम रखेंगे k, यहाँ रखेंगे -k+1, क्योंकि x1 x2 x3 हमको लिखना होता है, तो k लिखेंगे, फिर -k+1 लिखेंगे, उसके बाद -4 -k दिख रहा है, -4 -k दिख रहा है, फिर आगे y2 y1 y2 y3 आएगा, तो 2 - 2k, 1 + 2k एंड 6 - 2k, ये रहा, एंड लास्ट में 1 1 1 1 1 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। सो अब बताओ कैसे ट्राई किए हो। जैसे मुझे दिख रहा है दीप वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, देख लेता यार, आई एक्चुअली स्लेप्ट, देख लेता हूँ। आई हैव 72 मैसेजेस राइट नाउ इन माय फोन। एक दिन ठीक है, अच्छी बात है दीप, अगर हो गया तो। दीप अगर कोई डाउट नहीं है ना, बिकॉज आई थिंक मैंने कल रात को आपके बाकी डाउट्स क्लियर कर दिए थे। आर डी शर्मा में कुछ है तो बता रहो, वरना जाकर लिमिट्स का वीडियो देखो। सो गाइज, अब इसको सॉल्व करना है। आदर्श, यहाँ पे आपने किस तरीके से सॉल्व किया था? हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करें, ठीक है, मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करें यहाँ पे। तो पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा R1 चेंजेस टू, हम लिख देंगे R1 - R3 एंड R2 चेंजेस टू R2 - R3। ठीक है, ये कर लेते हैं। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, कल मेरे को अंजन ने याद दिलाया था। गाइज, अब से ना थोड़ा सा हम लोग को अपना टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आर डी शर्मा में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अंजन का पॉइंट बहुत सही था कि अल्टीमेटली आर डी शर्मा में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग में से कुछ लोग हो जो रिपीटेशन को पकड़ नहीं पा रहे हो। रिपीटेशंस को अगर पकड़ना सीख जाओगे तो मतलब आपको समझ में आने लग गया कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे होगा वैसे होगा। अगर हम चाहते हैं, क्योंकि देखो आगे मैं ये कह सकता हूँ कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के लिए, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के लिए जो आर डी शर्मा है, इसका लेवल बहुत सही है, बट ये हर चैप्टर के लिए ऐसा नहीं होगा। हर चैप्टर के लिए ऐसा नहीं होगा। जैसे अब हम लिमिट शुरू करेंगे, तो लिमिट्स आप अगर क्लास 11th के आर डी शर्मा को पकड़ते हो, तो लिमिट्स में जैसे ना हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलकर कुछ होता है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं। आर डी शर्मा वाली बुक में 2 ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को दिया है, भले वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, बट उसने तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया है, और हमको तो 7 के 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को देखना होगा। तो अब वहां पे क्या होगा, वहां पे चलो हमको 11th का एनसीईआरटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 11th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह सॉल्व नहीं करना होगा, बट अलोंग विथ आर डी शर्मा हमको अलग से भी ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको ये चलो इतने देर में आदर्श कह रहा है कि सॉल्व हो गया, कहीं पे गलती उसको पता चल गया, तो ठीक ठाक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, बिकॉज जैसे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं आपको पूरा आर डी शर्मा का चैप्टर दे रहा हूँ, तो आप लोगों का अच्छा खासा टाइम लग रहा है वहाँ पे, और हर चैप्टर के लिए वो सफिशिएंट भी नहीं है। जैसे यहाँ पे तो चलो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए, बट अभी आएंगे चैप्टर्स, कैलकुलस आएगा, पूरा कैलकुलस,
पूरा कैलकुलस के लिए आर डी शर्मा इट्स नॉट इवन 50% सफिशिएंट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, थोड़ा स्ट्रैटेजी को चेंज करूंगा। एंड व्हाट विल बी माय स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा अपन क्या है कि क्लास के टाइम को अच्छे से यूज करने के लिए वी विल फोकस कि चलो फॉर 11th अगर लिमिट्स कर रहे हैं तो आर डी शर्मा पूरा नहीं करके वी विल डू सम पार्ट ऑफ आर डी शर्मा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हम पूरा आर डी शर्मा को इग्नोर कर दे, जहां पे इग्नोर किया जाएगा बिल्कुल करेंगे, बट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं प्लान बोलूंगा ना, प्लीज फॉलो दैट। एंड वी विल ट्राई कि यू सॉल्व अल्टीमेटली। देखो लिमिट्स चैप्टर में 250-300 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, अगर ऑनेस्टली बोलो तो उससे कम करोगे तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा। बट वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि इस 250-300 क्वेश्चंस में हम बेसिक्स के कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जेई लेवल के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और पास्ट ईयर जेई क्वेश्चन 100 सॉल्व कर रहे हो। अगर हम ऐसा कर पाए तो 100 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आर डी शर्मा से टारगेट होगा, 100 क्वेश्चन जेई लेवल के टारगेट होंगे जो आर डी शर्मा में नहीं होंगे, और बाकी 100 क्वेश्चन जो पास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे। अगर हम पास्ट ईयर 15-20 साल के क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो उसमें से 100 क्वेश्चन आराम से लिमिट्स के निकल आएंगे, ठीक है। तो ये लिमिट्स का टारगेट होगा 300 क्वेश्चंस। एंड कितना टाइम होगा हमारे पास, तो टाइम विल बी, मान के चलो कि आई कैन गिव अराउंड, कितना टाइम दे सकते हैं, 25 घंटे, मतलब जो क्लास का जो फाउंडेशन है उसके हिसाब से 25 घंटे, ठीक है। तो 25 घंटे में अगर मैं 300 क्वेश्चंस में से मुझे 100 क्वेश्चन भी डिस्कस करना पड़ गया, ठीक है, और हर क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज अगर 5 मिनट 6 मिनट का भी टाइम देख लेते हो तो 8 से 10 घंटे खाली आपके डाउट डिस्कशन में निकलेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट डिस्कशन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, okay। So please keep this thing in mind. From next chapter we are going to follow a slightly different approach. We are not compensating on the number of questions. हमको ultimately एक होता है ना स्पीड अच्छा बिल्डअप करने के लिए और नॉलेज भी अच्छा बिल्डअप करने के लिए हमको अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट। बट नेक्स्ट चैप्टर से आप, अब क्या होगा कि मैं आर डी शर्मा का कुछ हिस्सा दूंगा। अब आपका चॉइस है, आप चाहो तो पूरा आर डी शर्मा कर सकते हो, बट वी मे नॉट बी एबल टू डिस्कस द एंटायर आर डी शर्मा इन आवर नॉर्मल क्लासेस फॉर सम चैप्टर्स, बिकॉज टाइम बाउंडेशन है हमारे पास। एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे ये लगेगा कि वहां पे वो आर डी शर्मा का उतना हिस्सा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो we will try to follow these things. वेटेज ऑफ लिमिट, यार ये सब हम लोग लिमिट्स की क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। वेटेज ऑफ लिमिट्स वगैरह हम लोग पहले बात करेंगे। लिमिट्स में पहले किस चीज की क्या जरूरत है वो मैंने सब वीडियो में बता रखा है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यार आई कैन नॉट कंटिन्यू फॉर इस तरीके से। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। राघवेंद्र क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा कह रहे हो, 6.3 का ही कह रहे हो क्या? डन ना, ओके। इसके बाद 6.3 हो गया। टेल मी फ्रॉम 6.4 एनीथिंग यू वांट मी टू सॉल्व फ्रॉम 6.4। क्रैमर्स रूल में से दिक्कत है ना, क्रैमर्स रूल में से, अच्छा क्रैमर्स रूल इज नथिंग डिफरेंट। हाँ, क्रैमर्स रूल इज अल्टीमेटली वो जो हमने नॉर्मल बात किया है ना, कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी करके हम x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b करते हैं और वहां से हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। क्रैमर्स रूल इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच। नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा स्पेशल रूल है या बड़ा टाइम बच जाता है। तो जैसे कि मान लो क्या इसमें क्रैमर्स रूल बताया है ना इधर, तो चलो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, अगर थोड़ा देखे होगे आर डी शर्मा में तो ही समझ में आ गया होगा। पहले इसके लिए हमको क्या करना होगा ना, वी विल हैव टू फर्स्ट एक केस लेना पड़ेगा जहाँ पे 2 वेरिएबल्स है और एक केस लेंगे जहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। a1x plus b1y is equal to c1, then a2x plus b2y is equal to c2, ठीक है। मान लो कि मुझे इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है
मुझे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब जो हम लोगों ने मेथड डिस्कस किया हुआ है गाइस, ए इनवर्स बी वाला, दैट इज एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। क्रैमर्स रूल जो है ना, वो हमको ये हेल्प करने में ये सॉल्व करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ ओनली डिटर्मिनेंट्स। ये मेन अंतर है। जो हमने इनवर्स निकालना सीखा है और जो हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है वो मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना सीखा है, और क्रैमर्स रूल जो करता है वो डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से करना सीखता है। तो इसमें आपको तीन, एक दो तीन, हाँ यहाँ पे हम तीन डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। पहला होगा एक नॉर्मल डी डिटर्मिनेंट, दैट विल बी एक्चुअली योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट विल बी योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो वो क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे d1। d1 क्या होता है, तो d1 में हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट्स के जगह पे we will replace it with the constants। x के कोफिशिएंट के जगह पे we will replace it with the constants। तो सबसे पहले अगर आप d में d वाले से ही कंपेयर करोगे तो d में ये जहां पे b1 b2 पहले था ना, अभी भी b1 b2 वहां रहेगा, लेकिन अब ये a1 a2 की जगह क्या आ जाएगा, a1 a2 की जगह आ जाएगा c1 c2, ठीक है। सिमिलरली अब आते हैं d2 के पास। यार d2 क्या होगा, तो d1 कैसे ऑब्टेन किया था हमने, d1 ऑब्टेन किया था x वाले पार्ट को छोड़ के, इग्नोर किया था और उसके जगह कांस्टेंट्स लेकर आए थे। d2 में आप क्या करोगे, d2 में आप y के कोफिशिएंट्स को इग्नोर करोगे और उसके जगह क्या लिखोगे, कांस्टेंट को लिखोगे। और अगेन ये चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू d, विथ रिस्पेक्ट टू d। तो अगर हम d को देखते हैं तो d में जो y के कोफिशिएंट है b1 b2, उसके जगह पे क्या आएगा, c1 c2 आएगा, और x का कोफिशिएंट वैसे ही लिखेंगे, तो दैट विल बी आवर a1 a2, ठीक है, दैट विल बी आवर a1 a2। अब इसका प्रूफ वगैरह यार इट्स वेरी सिंपल, इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर आरडी शर्मा। मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक बता देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट वाज दिस वी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग, याद रखना ये बस ऑब्टेन कैसे किया, रिप्लेसिंग कोफिशिएंट ऑफ x, replacing coefficient of x with constant। and similarly d2 कैसे obtain किया, तो replacing coefficient of y with x। तो जो क्रैमर्स रूल है वो आपको कहता है कि जो x निकल कर आएगा, जो x वेरिएबल का वैल्यू निकल कर आएगा, that will be equal to d1 upon d। सिमिलरली जो आपका y निकल कर आएगा that will be d2 upon d, ठीक है। आदर्श पूछ रहा है कि आनंद सार्स प्रिंसिपल बताऊंगा थोड़ी देर में। आदर्श पूछ रहा है एग्जांपल प्लीज सर, इन 3 वेरिएबल्स d4 तक जाएगा। यस यस, 3 प्रिंसिपल्स में d4 तक। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से बेटर रहेगा वैसे, बट इनफैक्ट अगर मैं इसको अब एक बार लिखूं यहाँ पे, ठीक है, लेट मी राइट डाउन द वैल्यू। तो d एंड d1, ट्रस्ट में d एंड d1 ये सारे डिटर्मिनेंट्स है। तो d की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, a1 को b2, ऊपर देखो इसको, तो दिस a1 will get multiplied with b2 and this a2 will get multiplied with b1, राइट, यही हो गया ना हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी a1 b2 माइनस a2 b1, और d1 कितना हो जाएगा ठीक उसी तरीके से, तो d1 will be c1 b2 माइनस c2 b1। तो गाइज इफ यू रिमेंबर, थोड़ा सा भी याद आ रहा है, तो दिस वाज एक्चुअली योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th, जहां से वो x का वैल्यू निकालते थे। एंड सिमिलरली यहाँ पे y उस तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे टू याद रखना यार, 2 इक्वेशन अगर गलती से आता है, कहीं पे भी जरूरत पड़ता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो क्रैमर्स रूल, वी आर गोइंग टू फॉलो अपना 10th वाला मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह आपको जल्दी आंसर देता है, ठीक है। वी आर एक्चुअली लर्निंग हाउ टू अप्लाई इट ऑन 2 वेरिएबल्स, सो दैट जब 3 वेरिएबल आएगा तो वी कैन रिलेट एंड इट वोंट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस। सो x प्लस वाई का वैल्यू मान लीजिए 7 है एंड x माइनस वाई का वैल्यू मान लीजिए 3 है। चलो एक बार ट्राई करो तो सब कोई, एक बार ट्राई करो। देखो ये बड़ा सिंपल सा मैंने वैसे केस लिया है, दोनों को ऐड करोगे तो 2x बराबर 10 हो जाएगा, तो वहां से x बराबर 5 निकल कर आ जाएगा।
x 5 पुट करोगे तो y का वैल्यू 2 निकल कर आएगा। अब चलो एक बार ट्राई करो क्रैमर्स रूल से, डी मैट्रिक्स बनाओ, d1 बनाओ, d2 बनाओ, ट्राई करो एक बार। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स एंड देन वी विल, मैं करके दिखाऊंगा। अब वैसे अगर टाइम बचता है ना तो वी कैन प्ले अ कहूट टुडे, थोड़ा पता तो चले कि लोगों की स्पीड का हालत क्या है। बन गया, वेरी गुड। क्वेश्चंस वगैरह देखो, आर डी शर्मा की बुक आपके डीएसएस में ही खोल रहा हूँ मैं, अच्छी बात नहीं है। एलजेब्रा बोलकर बन जाता है थोड़ा मोड़ा। चलिए पहले मैं फटाफट डी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो 1 1 1 -1, D1 मैट्रिक्स बना लेते हैं। अंजन का है, अंजन तो D1 मैट्रिक्स हो गया हमारा 7 3 1 -1। D2 मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे तो 1 1 7 3। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। इसकी वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पे -2, यहाँ पे हो जाएगा -7 -3 -10, और यहाँ पे हो जाएगा 3 -7 -2। ठीक है, सो अपन ने अभी पिछले वाले में क्या डिस्कस किया था, x कैसे निकल कर आता है d1/d, x निकल कर आता है d1/d, y निकल कर आता है d2/d। सो x विल बी इक्वल टू d1/d। d1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है -10, d का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया -2, तो -10/-2 हो गया +5। सिमिलरली y का वैल्यू अगर देखें तो दैट इज d2/d। d2 हमने कैलकुलेट किया -4 एंड d कैलकुलेट किया हमने -2, तो ये बन गया 2। हो गया सॉल्व। निधि ने कर लिया, शिवम ने कर लिया, आदर्श ने कर लिया। ठीक है, आद्या हाँ ठीक है। तो अब ये था दो वेरिएबल्स के लिए, ये 2 वेरिएबल्स के लिए। होमोजेनियस भी डिस्कस कर लेंगे आदर्श, वो सब इतना छोटा छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब अगर ये 2 में समझ में आ गया तो अब आपको 3 में कैसे अप्लाई करना है वो एक बार देखना पड़ेगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z, क्योंकि यहीं पे तो इसका एक्चुअली हेल्प होता है, इज इक्वल टू d1। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, अब सोचिए कि मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसको ऐसे को सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो अगेन द लॉजिक विल रिमेन द सेम, आप पहले यहाँ से एक डी मैट्रिक्स निकालोगे, डी मैट्रिक्स विल एक्चुअली बी योर कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। तो क्या करोगे आप लोग, पहले एक्स के कोफिशिएंट लिखोगे a1 a2 a3, फिर यहाँ पे आएगा b1 b2 b3,
फिर यहाँ पे आएगा C1, C2, C3। ठीक है, अब आप D1 मैट्रिक्स कैसे निकाले थे हम लोग पिछले वाले में? हमने x के जगह पे कांस्टेंट्स लाए थे ना, x के कोफिशिएंट्स के जगह पे। यहाँ पे भी आप वही करोगे। तो x के कोफिशिएंट क्या थे? A1, A2, A3। अब A1, A2, A3 के जगह पे क्या आएगा? D1, D2, D3 आएगा। और बाकी दोनों कॉलम्स वैसे ही लिखोगे, तो B1, B2, B3 ऐसे लिखा गया, एंड C1, C2, C3 ऐसे लिखा गया। ठीक है, यस, नहीं आनंद, हाँ D2 में y कोफिशिएंट, D2 में सिमिलरली गाइस, अब आप समझ सकते हो D2 में क्या चेंज करेंगे हम लोग? D2 में हम लोग y के कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे। तो हमारा x का कोफिशिएंट पहले यहाँ लिखाएगा A1, A2, A3, z के कोफिशिएंट यहाँ लिखाएंगे C1, C2, C3, और D2 में हम अब बीच में जो y है y को रिप्लेस करेंगे। तो y को रिप्लेस करोगे किससे? D1, D2, D3। ठीक है, और सेम इस तरीके से आप D3 भी बनाओगे, सेम आप इस तरीके से D3 भी बनाओगे। मैं अब बना नहीं रहा उसको। तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू क्या रहेगा? x का वैल्यू विल बी D1 अपॉन D। y का वैल्यू क्या रहेगा? y का वैल्यू रहेगा D2 अपॉन D, एंड z का वैल्यू क्या रहेगा? दैट विल बी D3 अपॉन D। और एग्जैक्टली सेम एज ऑफ द टू लास्ट मेथड ना, मतलब जो लास्ट में हमने 2 into 2 दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स वाला देखा था। इज दिस क्लियर आदर्श? बाकी लोग स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? फील कर पा रहे हो? इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू अप्लाई एज वेल। ठीक है, शिवम, निधि, राघवेंद्र, कोई दिक्कत है यहाँ पे? रिया, आद्या, कोई दिक्कत? सर क्रैमर्स रूल बस इजी करने के लिए बनाया गया है, कुछ ऐसा भी है कि कोई क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता बट इससे हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली आप कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने जो एनसीईआरटी को फॉलो किया, उसमें हम लोग प्रॉपर्ली मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करें, इनवर्स का, और क्रैमर्स रूल इज अनदर वे टू सॉल्व द सेम लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड, दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों अगर हम लीनियर इक्वेशंस को ही टारगेट करें तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो उधर से नहीं होगा इससे हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो बढ़ते आगे। फिर क्या करना है बताओ? टेल मी डाउट्स ना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6.4 में कोई डाउट है? फिर अल्टीमेटली हर जगह सॉल्व करना ही है, हर जगह आप लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि किसी ने 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। 2-4 क्वेश्चन करके मेथड क्लियर, आंसर सही आया तो ठीक है, मूव अहेड। 26 में कौन सा? अच्छा 26 तो एक ही है। निधि, सिली मिस्टेक किए हो या क्या हुआ है ये बताओ? इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि शो करना है कि इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एडजॉइंट ए और इनटू बी का प्रोडक्ट को हम लोग 0 प्रूफ कर दे, डिटर्मिनेंट ए को 0 प्रूफ करने के बाद, तो सर इनफाइनाइट भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये कैसे शो करेंगे कि उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा? क्योंकि सर देखने में इक्वेशन आइडेंटिकल नहीं लग रहा है। और सर उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं, अगर वो क्या कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो उसको ऑब्वियसली सॉल्व नहीं कर पाओगे। सॉल्व इन द सेंस इनफाइनाइट सर बट सॉल्यूशन। क्वेश्चन पे बोला है एंड सॉल्व, शो करना पहले कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, फिर सॉल्व करना है। ओके, एक्चुअली इस तरीके के क्वेश्चंस मेनली अपन बोर्ड्स लेवल पे बस इतना ही रहता है चेक करना। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि अगर हम, क्योंकि ये वाला पार्ट सबसे पहले वी विल नॉट बी आस्क्ड इन जेई, तो बोर्ड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो सॉल्व करना आएगा तो इट विल बी ओनली फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इट विल बी ओनली फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। टेस्टिंग करने आएगा, टेस्ट करने आएगा कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट और नॉट,
तो वहां पे जो आप लोगों को अप्रोच बताया हुआ है कि देन एडजॉइंट ए इनटू बी को कैलकुलेट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वी आर नॉट कंसर्न विद फाइंडिंग द सॉल्यूशन आल्सो। अगर आप पूछ रहे हो कि इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, आप नॉर्मली देखो, क्योंकि बोर्ड्स में नहीं आएगा तो फिर आप अपना नॉर्मल मेथड लगा लो ना। आप रैंडमली वहां पे वैल्यूज पुट करके देख लो, जो भी वैल्यूज आपको फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही वैल्यूज आपको अगले इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं तो आप सीधा डिटर्मिनेंट ए से ही कैलकुलेट, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आएगा तो आपको कोई भी मेथड फॉलो कर लो, चाहे क्रैमर्स रूल हो गया चाहे इनवर्स हो गया, वहां से आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। रहा बात नो सॉल्यूशन का या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, तो नो सॉल्यूशन वाला केस तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या करो कि बोर्ड्स में आएगा नहीं, अगर हमको कहीं पे क्वेश्चन के दौरान जरूरत पड़ती भी है तो आप मान लो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखा, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू लेट्स से 6, आप खुद से यहाँ पे कोई भी दो वैल्यूज डाल लो ना, सिंपल सा। क्या अगर मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, कोई भी x का वैल्यू 1 डाल लिया, y का वैल्यू 2 डाल लिया, और अब हम देख लेते हैं कि z का वैल्यू उस हिसाब से क्या आ रहा है, खत्म है कि नहीं। यस सर, और फिर इसी एक्स वाई और जेड के वैल्यू को बाकी सारे इक्वेशन में चेक कर लेंगे, अगर सेटिस्फाई करेगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्योंकि देखो ये जब हमें बोर्ड्स में आएगा नहीं, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से टारगेट करें तो वी शुड लुक फॉर अ इजी अप्रोच ना, जिसमें हमें टाइम कम लगे और हमारी एक्यूरेसी भी रहे उसमें। तो सबसे आसान तरीका एक्स और वाई का रैंडमली, इनफैक्ट क्या होता है ना, जब आप उसको देखोगे जो इसका सॉल्यूशन है, अगर वो अगले इक्वेशन और उसके अगले इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कर रहा है और वो यूनिक का केस नहीं, देन इट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको उधर आएगा ही नहीं। सबसे पहली चीज है, यू विल नॉट कम अक्रॉस अ क्वेश्चन जहां पे आपको वो दिख रहा है कि हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। मैंने उस तरीके के केसेस देखे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, इवन ट्रेंड देखोगे ना लास्ट 5-6 साल के क्वेश्चंस का तो भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, आनंद पूछ रहा है सर बोर्ड में सबसे पहले कैमल नहीं है, कैमल नहीं है कैमल मतलब ऊंट होता है, क्रैमर्स होता है। इसका मतलब आनंद आर डी शर्मा खोले तक नहीं हो क्योंकि वहां पे नाम दिख रहा होगा। आनंद राज कह रहा है कि सर सिली मिस्टेक ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी हो जाता है, इसको हटाने का कोई रामबाण उपाय है? और प्रैक्टिस आनंद देखो एक्चुअली क्या होता है, सिली मिस्टेक्स नोट डाउन कीजिए क्या सिली मिस्टेक्स हो रहा है। ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आई थिंक शेयर किया भी हुआ है कि लेट्स से मैं जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करता था इवन कैट के टाइम में भी, और लेट्स से कि कोई क्वेश्चन मेरे को लगता था हो जाएगा बट सॉल्व किया नहीं हुआ, मैं उसको सर्कल कर देता था। अब जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया दैट मैं उसको स्टार मार्क लगा देता था, वो मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे। और जो मेरे से हो गए थे लेकिन बहुत टाइम लगा, उसको मैं सर्कल कर देता था। तो इससे मुझे ये पता चल जाता था कि हाँ, और जो मेरे से हो जाता था उसको मार्क नहीं करता था। तो मुझे ये रहता था कि हाँ ठीक है, इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, एंड आई यूज टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड। और फिर थोड़ा सा सॉल्व करने के टाइम पे ध्यान देते देते ना, फिर वो ऑटोमेटिकली सिली मिस्टेक्स थोड़े से कम होने लगे। ऑब्वियसली जब थोड़ा दिमाग में कुछ अलग बातें चल रही होती है तो कभी सिली मिस्टेक हो जाता है, बट इन जनरल यू हैव टू रिमेम्बर आपने क्या गलतियां की थी। क्वेश्चन मान लो कि जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन चैप्टर कर रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या गलती की हुई है, ताकि आप उस गलती को रिपीट ना करो। यही एक रामबाण उपाय है। जनरली यहाँ पे लोग कहते हैं कि और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, बट अगर आप अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बाद सिली मिस्टेक हो रहा है तो यहाँ पे आनंद यू आर बीइंग केयरलेस, बिकॉज आप फिर अपनी गलतियों को याद नहीं रख रहे हो कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या गलती किया था। ठीक है, ओके नेक्स्ट शिवम कह रहा है 56। शिवम ये जो 56 बताए हो ये किस में है, 6.5 है या वीएस लिखे हो? वीएस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट है सर, उसके अलावा एक और डाउट है उसी में। ये तो प्रॉपर्टी है शिवम, ये प्रॉपर्टी है। 11 भी है सर उसके अलावा। अच्छा देखो, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है गाइस, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ if A is a 3 cross 3 matrix
जैसे एडजॉइंट ऑफ ए, आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखी है, अगर आर डी शर्मा गो थ्रू किए होगे तो भी आपने देखा होगा। एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, whether it was inverse or transpose यार, ये आपको अगले वाले में मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 में। लेट मी चेक, बिकॉज दिक्कत देखना पड़ेगा। हाँ, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ये कुछ कुछ है फॉर्मूलास। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर हम इनवर्स वाला देखें तो इनवर्स वाले में भी, एक मिनट रुकना। सॉरी एवरीवन, सॉरी फॉर वेटिंग। ओके, तो मैं कह रहा था कि ये सारी ना कुछ प्रॉपर्टीज हमें ऐसे भी इन जनरल याद रखनी होती है। चलो, ये तो एडजॉइंट वाला था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ऑफ पावर पूछ रहा है। तो देखो, ये आपको पता है ना कि ए इंटू ए इनवर्स, अगर हम ऐसे बोले ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू कितना होता है शिवम, बताओ। सर आई, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन में बात कर रहा है, क्वेश्चन में वो बात किसका कर रहा है, इसके डिटर्मिनेंट का बात कर रहा है, ठीक है।
और उसको हमको किसके साथ रिलेट करना है, इसके डिटर्मिनेंट के साथ रिलेट करना है। तो हमको आइडियली क्या करना चाहिए, we should take determinant on both sides or not, because left hand side is a into a inverse, right hand side is a I, तो दोनों साइड हमने मेट्रिसेस लिखा हुआ है जो दोनों इक्वल है, तो दोनों के डिटर्मिनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा देते हैं शिवम, तो ये यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, सो ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब आप बताओ कि हमको ए नहीं पता, वो बस बोला है 3x3 मैट्रिक्स और कुछ नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली हमको ए इनवर्स भी अभी नहीं पता होगा। लेकिन आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? 1 होता है सर। 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट, और इसको आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट a होल टू द पावर -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट होल टू द पावर -1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और यहाँ पे पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट ए के ऊपर पावर k लगाया हुआ है, पावर k लगाया हुआ है तो इट शुड बी, आंसर लिखना है आपको, इट शुड बी -1। ठीक है, आदर्श पूछ रहा है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर में भी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, नहीं, लिमिट्स का वीडियो अवंती क्रैक पे होगा ना? नहीं आदर्श, लिमिट्स का वीडियो आपके वो अवंती क्रैक क्लास 12 पे है। VS11 राघवेंद्र पूछा है व्हाट VS11, if omega is an imaginary cube root of unity find the value of this। okay, अगेन वैसे मैंने ना अभी तक राघवेंद्र इन लोगों को ये पढ़ाया नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब ओमेगा, ये कल मेरे से उसने भी क्वेश्चन पूछा था दीप ने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर अगर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1, और दूसरा ओमेगा का क्यूब होता है 1। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो वहां हम क्या करेंगे राघवेंद्र, हम इसको सीधा एक्सपैंड पे लग जाएंगे, वहां पे आप माइनस नहीं करोगे, आप सीधा एक्सपैंड पे लग जाओगे। तो लेट्स से मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आया 1, उसके लिए आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब -1, तो यहाँ बन जाएगा ओमेगा क्यूब -1, फिर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। फिर लास्ट में आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 आपका ओमेगा हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आपका ओमेगा पावर 4 हो गया। ठीक है, तो अब आप ये देखो राघवेंद्र, यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 4 आ गया। मैं आपसे अगर पूछूंगा कि अगर ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो ओमेगा पावर 4 का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा क्यूब का, गाइज जितने लोगों ने नहीं किया ना अभी, इवन दो दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज इन्वॉल्विंग लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इतना ही याद अगर अभी रखो कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड सो ओमेगा ये दो रिलेशंस को फॉलो करता है। एक क्या है रिलेशन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो अब इसके हेल्प से ना हम हायर पावर्स ऑफ ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा क्यूब के हेल्प से हम हायर पावर्स ऑफ ओमेगा को कैलकुलेट करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ओमेगा टू द पावर 4 का, राघवेंद्र ये जो ओमेगा टू द पावर 4 है इसको हम ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो गया वो ओमेगा हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, तो इन दैट केस ये और ये कैंसिल हो गए और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, वहां पे 0 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ भी देखोगे तो दिस इज ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, आंसर भी 0। ठीक है, डन। MCQ question number 6. The value of determinant a square a1 cos nx cos n plus 1 is independent of, निधि इसको कैसे ट्राई किया, एक्सपैंड वगैरह किए हो?
इसका प्रोसेस नहीं समझ आता फर्स्ट स्टेप की क्या करें। फर्स्ट स्टेप में ये देखो ना, आप देखो, जब आपको ये पता चल जाता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको एक्सपैंड कर दें। एक्सपैंड करने से पहले हमारा टारगेट क्या होता है? टारगेट होना चाहिए कि थोड़ा सा क्या पहले कुछ, जैसे मुझे क्या दिख रहा है, देखो नहीं देख, अगर आप रो 2 और रो 3 को देखोगे, तो रो 2 और रो 3 में जो चीज ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि कॉस माइनस साइन का फॉर्म बन रहा है कि नहीं? इट्स लाइक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, cos nx माइनस साइन nx। आप उधर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? बस उतना सोचने की कोशिश करो ना, यू विल गेट द आंसर। उतना सोचने की कोशिश करो। cos c माइनस cos sin c माइनस साइन डी कैसे यूज करोगे उसको सोचो, बिकॉज अल्टीमेटली ऊपर वाला पार्ट मत देखना, ठीक है? ए स्क्वायर ए वन वाला तो उसका कोई लेना देना है नहीं। बहुत सिंपल सा मुझे जो दिख रहा है, इतने अच्छे से उन्होंने वैल्यूज रखा हुआ है। cos nx के ठीक नीचे sin nx है, cos ऑफ n प्लस वन टू द पावर x के नीचे sin ऑफ n प्लस वन इंटू एक्स है, cos ऑफ n प्लस टू इंटू एक्स के नीचे sin ऑफ n प्लस टू इंटू एक्स है। अगर आपको वहां पे भी दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, cos ऑफ n प्लस वन इंटू जो x है, आप उसको cos ऑफ a प्लस भी समझ लो। cos ऑफ a प्लस भी आपका क्या होगा, cos से cos भी माइनस साइन है साइन भी, ठीक है? नीचे sin ऑफ n प्लस वन है, उसको आप sin ऑफ a प्लस भी समझ लो, वो हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b। ये चीजें ट्राई करो, आई थिंक यू शुड गेट द आंसर, ठीक है? गो फॉर cos c माइनस साइन d, अगर लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं तो सेकेंड और थर्ड को एक्सपैंड करने की कोशिश करो। यस सर हो जाएगा और कुछ गाइस? सर 8 नंबर इसी का 8 इसी का 8 नंबर, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 से लेके n तक का सम दिया है 48। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पहले अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई में हमें क्या दिख रहा है, जीरोज अगर हम बनाना चाहते हैं तो निधि, मैं क्वेश्चन लिख के फिर एक स्टेप करने से अच्छा है। वॉइस नहीं आ रहा है क्या गाइस? क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? रिया आ रही है इन लोगों को वॉइस? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि if dk is equal to this, तो निधि हम सबसे पहले ये परफॉर्म करते हैं, कॉलम लेट्स से कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लेते हैं। कॉलम 2 की जगह पे हम लिखते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो कॉलम 1 को तो एज इट इज लिख देते हैं, और कॉलम 2 की जगह कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 होगा, तो n माइनस एन 0 हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 में से n स्क्वायर प्लस n हटा रहे हैं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। नीचे n स्क्वायर से ये माइनस करोगे तो माइनस n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बच रहा है n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है? देखो निधि, एक चीज समझो कि यहाँ पे वेरिएबल है k, तो k का वैल्यू चेंज होते जा रहा है। अगर आप किसी तरीके से k को भी हटा पाए, ऐसे सोचो ना कि अगर आप k को हटा पाए या k एक सिंगल टर्म रहा तो भी आई थिंक काम हो जाएगा। तो अभी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि और कुछ यहाँ से कैंसलेशन कर सकेंगे क्या। तो कैंसलेशन मुझे ये दिख रहा है कि अगर हम k को एक और जगह से रिमूव करना चाहते हैं तो आई कैन गो फॉर व्हाट, आई कैन गो फॉर रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3 कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले तो रो 1 को एज इट इज लिख देते हैं, रो 2 माइनस रो 3 करोगे तो 2k में से ये घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ 2 माइनस n प्लस 2, तो ये आपका 4 प्लस n हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 बचेगा। ठीक है, what should be done next?
आई थिंक अब एक्सपेंशन नहीं, अभी और जीरोस बनाने की कोशिश करें। k की वैल्यू 1 से लेके n तक दी गई है, 48 दिया गया है। चलो कोशिश करते हैं इसको भी जीरो बनाने के लिए, ऊपर वाले को। तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, बट उससे वो जीरो तो हट जाएगा। चलो एक्सपेंशन ही करके देखते हैं फिर, ये एक्सपेंशन करके देखते हैं। 1 इस पूरे को एक्सपैंड करना तो सबको So 2k into 4 will be 8k, माइनस 8k में n मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8k n हो जाएगा। उसके बाद 2k में n मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k n, उसमें एक और n मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2k n स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यार बैटरी
लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, सॉरी सॉरी. सो वी वर सॉल्विंग दिस. -2k. अच्छा ये हो गया ना, ये सॉल्व हो गया. ओके, क्या क्या चीजें कैंसिल होते हुए दिख रही हैं एक बार? कैन यू फिगर इट आउट? एक्सेप्ट के वाले टर्म्स. तो मुझे जो दिख रहा है, दिस इज 4n -2n -2n, ये कट गया. यहाँ पे एक n स्क्वायर है, यहाँ पे एक n स्क्वायर है, ये कट गया. और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा. ओके, सो नाउ 4n स्क्वायर. अच्छा 8 - 4 कांस्टेंट वाले पार्ट को देखोगे +4 हो गया. उसके बाद n क्यूब यहाँ पे है, एक 2n भी बच रहा है, यहाँ पे -8kn है, और यहाँ पे -2kn, 2kn स्क्वायर. ठीक है. सो निधि, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो k का वैल्यू है वो 1 से लेके n तक चल रहा है ना. k का वैल्यू 1 से लेके n तक चल रहा है. तो क्या मैं यहाँ पे, टेल मी, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दोनों जगह पे जो n है, इट विल एक्ट एज अ, ये हमारा dk का वैल्यू आया है. अब आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ. d1 क्या होगा? d1 विल बी, सब कुछ सेम रहेगा, बस वो k के जगह पे 1 रखेंगे, है कि नहीं? यस और नो बताओ. d1 का मतलब क्या होगा? हमने डिटर्मिनेंट अंदर कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आई है. निधि, सुनाई दे रहा है? यस सर. तो k का वैल्यू हमें 1 रखना होगा. फिर d2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? k का वैल्यू 2 निकालना पड़ेगा. d3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? k का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा. तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली बाकी सब तो वैसे ही रहने वाले हैं, बाकी सब एक तरीके से ऐड होंगे. कितने टाइम्स ऐड होंगे? 48 टाइम्स ऐड होंगे. और यहां पे क्या लगेगा? तो यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा. यहाँ पे विल बी समेशन k. ठीक है, कहां से कहां तक? k का वैल्यू 1 से लेके कितने तक? n तक. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2n स्क्वायर हटा लो, अगेन वो k की जगह पे आप बेसिकली आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा? वो आगे बढ़ते बढ़ते समेशन k आ जाएगा. क्योंकि आप समझ रहे हो ना, k का वैल्यू 1 रखे, k का वैल्यू 2 रखे, और फिर उन सबको हम कहीं ना कहीं ऐड कर रहे होंगे, सारे डिटर्मिनेंट्स को ऐड कर रहे होंगे. बिकॉज हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? अगर हम क्वेश्चन के एक्सप्रेशन पे एक बार आए तो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है समेशन dk, वेयर k का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है. तो इसका मतलब है कि आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे 1 पे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे करते करते n तक, और फिर हम उन सबको कहीं ना कहीं ऐड कर रहे होंगे, हम उन सबको ऐड करेंगे. अच्छा दूसरी चीज, ये सारे 48 टाइम्स नहीं, मेरे को लग रहा था हम 1 से 48 तक ऐड करें, बट डिटर्मिनेंट का सम दिया हुआ है 48. सो इफ आई राइट द फॉर्मूला हियर, अब अगर इसका फॉर्मूला समेशन k का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? याद है फॉर्मूला? समेशन k का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? कहने के लिए, अगर आप k की जगह 1 रख रहे हो, फिर 2 रख रहे हो, फिर 3 रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं 1 + 2 + 3 + 4 करते करते कहां तक जाएगा? n तक जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है क्या? बोलो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा? यस सर. ठीक है, तो हम उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, और ये अभी ऐसे ही लिखाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 8n, और यहाँ पे आ जाएगा n × n + 1/2. सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो सेम n × n + 1/2 आ जाएगा. फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द आंसर.
सर ऊपर मतलब ये जो ब्रैकेट में उन सबको n टाइम्स ऐड करेंगे तो n हाँ, से मल्टीप्लाई होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे बाहर एक n आएगा, ठीक है, बाहर एक n आएगा। इज दिस क्लियर? सर हाँ रविंद्र। सर जैसे हम लोग मतलब एक अप्रोच मैंने अप्रोच पूछा हूँ, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे जो ये किया डिटरमाइंड एक्सपेंशन किए या कुछ भी किए के को मतलब एक तरह से छोटा करने के लिए किए हैं, मतलब के को एलिमिनेट करने के लिए किए हैं, हम्म, तो सर अगर दोनों तरफ हम समीशन से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ समेशन से, मतलब हाँ हाँ तो समीशन से मल्टीप्लाई कर हाँ देंगे हाँ और यार, इस वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना मुझे यहाँ पे रियलाइज हो गया कि हम ये जो चीज यहाँ कर रहे हैं हम वो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। बेसिकली सेकंड अप्रोच देख लेते हैं गाइस। सेकंड अप्रोच में क्या होगा कि डिटर्मिनेंट k इज इक्वल टू दिस ना, सो इफ डिटर्मिनेंट k इज इक्वल टू दिस देयरफॉर समेशन k का वैल्यू 1, समेशन k का वैल्यू 1 से लेके n तक dk, ये एक्चुअली में क्या होगा गाइस, तो आप समझो कि ये एक तरीके के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स ऐड हो रहे हैं, और ये बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली में किसके कारण बन रहे होंगे, तो सिर्फ वो जो फर्स्ट कॉलम में जो k वाला पार्ट है ना, फर्स्ट कॉलम में जो k वाला पार्ट है उसके कारण बन रहे होंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर, समेशन k, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ समेशन k माइनस 1, ठीक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो एक तरीके से n टाइम्स हो जाएंगे। तो हम बाकी सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे मतलब n से ये कह सकते हो कि जैसे 1 लिखा हुआ है तो वो n हो जाएगा, 0 तो 0 रहेगा, 2 आपका 2n हो जाएगा, माइनस n माइनस 2 जो दिख रहा है वो n टाइम्स हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स n टाइम्स हो जाएंगे। यही राघवेंद्र यही अप्रोच कह रहे थे क्या? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे हमने एक्सपेंशन परफॉर्म किया है, बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से गाइस कि हमने यहाँ पे एक्सपेंशन परफॉर्म किया, एक्सपेंशन परफॉर्म करके हमने देखा कि हमारा k का वैल्यू वेरी कर रहा है, k का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, n तक वेरी कर रहा है, तो वो चेंज होते रहेगा। और हम जब इसको ऐड कर रहे होंगे तो ये जो बाकी जो मैंने ब्रैकेट में लगाया, ब्रैकेट वाला पार्ट उतना टाइम्स ऐड होते रहेगा, तो इसलिए ब्रैकेट वाला पार्ट n टाइम्स ऐड हो रहा है, और यहाँ पे हमने समेशन का फॉर्मूला लगाया। वो कह रहा है कि क्या सर हम इसी को यहीं पे लगा सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट के अंदर ही कर सकते हैं, और उसने इसके लिए टेक्निक क्या बताई है, तो दोनों जगह समेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरीके से समेशन से मल्टीप्लाई कर दिए हो तो यहाँ पे क्या होगा, हम समेशन 1 से लेके n तक परफॉर्म कर रहे हैं, तो k वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब तो रिपीटिशन होंगे, तो इसलिए बाकी सारे एलिमेंट्स n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जहां पे k दिख रहा है समेशन k यूज होगा, और समेशन k आपका n इंटू एन प्लस 1/2 यूज करोगे, वहां पे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है निधि, क्या ये चीज समझ में आया जो ये कह रहा है कि हम डिटर्मिनेंट में ही उसको सीधा यूज कर लें? सर बाकी कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को n से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? बाकी सेकंड कॉलम और इसको, वेट लेट मी थिंक, नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, एक मिनट यार, मैं एक सिंपल सा केस लेके आप लोग को दिखाता हूँ, जरूरत नहीं है एक्चुअली। मान लो कि 1 2 k 3 ये है, ठीक है, और हमारा k का वैल्यू 1 से लेके 2 तक चल रहा है, तो k का वैल्यू अगर 1 से लेके 2 तक चल रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा होगा, 1 प्लस 2 बन रहा होगा, ठीक है, ये हमारा 1 प्लस 2 बन रहा होगा, यही इसका मतलब हुआ कि k का वैल्यू चेंज हो रहा है। अब अगर हम चाहे तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 1 2 1 3 प्लस 1 2 2 3, कुछ गलती हो रहा है क्या,
वो प्रॉपर्टी क्या था कि हम लोग डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द सम, बट यहाँ पे वो एक रो के अलोंग नहीं हुआ ना, इसलिए ये इस तरीके से एक्सपैंड नहीं कर सकते हम लोग, इस तरीके से एक्सपैंड यहाँ पे नहीं कर सकते। राघवेंद्र हमें वो करना पड़ेगा यार, बिकॉज के का वैल्यू हम अलग अलग रख रहे हैं। तो के का वैल्यू यहाँ पे आप एक बार 1 रखोगे, ये d1 निकल कर आया, उसके बाद हमने के का वैल्यू 2 रखा, 1 2 2 3, ये हमारा d2 निकल कर आया। तो एक्चुअली में जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो बाकी चीजें तो डबल हो रही हैं, और ये वाला एलिमेंट जो है ये उतना टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 + 2 है और बाकी डबल हो रहा है। तो ये 2 × 1 हो गया, ये 2 × 2 हो गया, और ये 2 × 3 हो गया। तो दूसरे वहाँ पे मतलब उसके बाहर n² निकालना पड़ेगा तो, क्योंकि n और n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। हाँ, मतलब कहने के लिए अब हर कॉलम में कहीं ना कहीं n आ जाएगा। इट शुड बी, वो होना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपके हिसाब से क्या आप सिर्फ इन दोनों पे समेशन लगा रहे थे, खाली इन दोनों पे समेशन लगा रहे हो, के वाले पे समेशन लगा रहे हो, और बाकियों पे आपने नहीं लगाया, बाकी को एज इट इज रहने दिया? कॉलम 1 ये जैसे कि उसमें होता है ना कि आप कॉलम 1 से कॉमन निकाल सकते हैं या रो 1 से कॉलम निकाल सकते हैं, तो सिर्फ वही कंसेप्ट उसमें। तो आपने बेसिकली उस केस में कॉलम 1 को खाली समेशन से एक तरीके से किया, तो कॉलम 1 में 1 की जगह पे n आ गया, 1, या वहां पे भी 1 रहने दियो आप। सब ये वाला चीज आई थिंक कहीं पे मैं आपकी बात, एक काम करो, तो आपने जिस तरीके से समेशन डाला है ना डिटर्मिनेंट के अंदर, उसका मेरे को फोटो भेजना है, ठीक है? वो मैं देख के बताऊंगा कि वहां पे आपने सही किया है या गलत किया है। बिकॉज जहां तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम के वाले पे डिटर्मिनेंट लगाते हैं, समेशन लगाते हैं, और बाकी सबको एज इट इज रहने देते हैं। सिर्फ पूरा सॉल्व नहीं किया है। पूरा सॉल्व नहीं किए हो? नहीं सर। अच्छा, ट्राई करो फिर मुझे भेजो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने सिर्फ इन दोनों पे चेंज लाया है ना, तो वो गलत हो जाएगा। और इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने इसका हेल्प लिया है। आप खुद सोचो कि अगर हम यहाँ पे एक सिंपल केस डाल रहा हूँ मैं, वो बड़ा डिटर्मिनेंट की जगह छोटा डिटर्मिनेंट डाल रहा हूँ कि dk = 1 2, ऐसे सोच के देखो, k 3 रख दिया मैंने, ठीक है? और मैं आपको कह रहा हूँ कि समेशन dk बताइए, k का वैल्यू 1 से लेके 2 तक जाएगा, बस मैं बोल रहा हूँ इसका वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे, आप पहले d1 कैलकुलेट करोगे, उसमें आप k का वैल्यू 1 रखोगे, तो 1 2 1 3 होगा। फिर आप d2 कैलकुलेट करोगे, वहां पे आप k का वैल्यू 2 रखोगे, तो 1 2 2 3 होगा। और फिर आप दोनों को कैलकुलेट करके मुझे ऐड करके बताओगे, राइट? अब अगर आप इन दोनों को एक्चुअली में ऐड कर रहे हो, तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि जहां पे वेरिएबल लाई कर रहा था वहां पे चेंज आ रहा है, और जहां पे वेरिएबल लाई नहीं कर रहा था, जैसे कि ये हो गया, तो ये सेम है। सिमिलरली ये यहाँ पे ये सेम है, सिमिलरली यहाँ पे ये सेम है। तो जब आप इनको एक्चुअली में ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो 1 था, मतलब ओरिजिनली जहां पे 1 था वो अब k × 1 हो गया। k कहां तक जा रहा है, मतलब वो वाली चीज। सिमिलरली यहाँ पे k × 2 हो गया, यहाँ पे k × 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 + 2 जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से आपका समेशन k लग रहा है, समेशन k लग रहा है, ये नहीं दिख रहा आपको? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी सारे एलिमेंट हमारे n टाइम्स होने चाहिए, तब जाकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बाकी सबको एज इट इज रहने दे और खाली k के जगह पे 1 + 2 लिख दे तो गलत हो जाएगा, k के जगह पे सिर्फ 1 + 2 लिख दे तो गलत हो जाएगा। तो एक बार आप अपने उससे सॉल्व करो, बट मुझे लग रहा है वहां पे गलती होगी। I'll still have a look, but मुझे
अगर समेशन कर रहे हैं ना, समेशन अल्टीमेटली आप अपने सर दिमाग में एक बार जो के है ना, मतलब दोनों एक रो में दो जैसे एलिमेंट है ना, तो दोनों पे के एक बार लेके देखिए ना। दोनों पे के, जैसे या कोई एक रो या एक कॉलम। मतलब आप कह रहे हो एक रो के, मान लो हमने फर्स्ट कॉलम के दोनों जगहों पे के डाल रहे हैं ना। जैसे तो लेट्स से इधर के रखते हैं और यहाँ पे रख देते हैं हम लोग 2k प्लस 1 रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समेशन डी के निकालना चाहते हैं, समेशन डी के निकालना चाहते हैं। अगेन हमारा d1 क्या रहेगा, हमारा d1 रहेगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। फिर हमारा d2 क्या रहेगा, तो हमारा d2 रहेगा 2 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। फिर जब हम इनको ऐड कर रहे होंगे राघवेंद्र, तो अगेन आई थिंक सेम दिख रहा है, जहां पे के नहीं है वो उतना टाइम्स वापस से हो रहा है। अब अगर आप इन दोनों को रैंडमली ऐड करते हो ना, डायरेक्टली ऐड करते हो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ओके ओके ओके, मैं गलती कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड नहीं करते ना, मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। चलो मैं ये देखता हूँ यार, मैं डिटर्मिनेंट के, हम डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को ऐड नहीं करते हैं, हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। मैं इसको देख के बताता हूँ, आप जो मेथड कह रहे हो ना, अभी मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। सर क्वेश्चन 14 में भी एमसीक्यू का सिमिलर ही है, उसको भी एक बार थोड़ा। हाँ ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, पता नहीं वो समेशन वाली चीज कुछ मैं गलती कर रहा हूँ। ऑल्सो क्वेश्चन देखा नहीं है मैंने, तो एक बार मैं खुद से जब बैठ के थोड़ा सोचूंगा ना, तो आई विल गेट द आंसर। ओके, और इसके अलावा कुछ, ये वाला अप्रोच तो क्लियर है ना, इस अप्रोच में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस विल बी आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, ठीक है। इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई द सॉल्यूशन, तो वो मेरे को देखना है कि हाँ मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ गाइस, क्या आप लोगों ने ये सर एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर ही एक बार उसको भी थोड़ा हिंट कर। दोनों ये समेशन वाला ही है ना, तो मैं इसमें भी यस आपको सर। ये देख के बताऊंगा क्या टेक्निक लगाए। आर यहाँ पे वेरी कर रहा है, एक चीज तो निधि मुझे दिख रहा है कि वो एक जगह सिंपल आर जो है, तो एक जगह जो सिंपल आर है वहां पे आप क्या लगाओगे, आप उधर लगाओगे जो आपका A12 है, वहां पे आर का समेशन लगेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 लग जाएगा। और दूसरे जगह 2 टू द पावर आर है, 2 टू द पावर आर में अगर हम आर को चेंज करें 1 से लेके n तक, वो क्या हो जाएगा, फिर वहां पे समेशन ऑफ जीपी लगेगा, ठीक है। लेट मी, वैसे इसको भी हम जो एक तरीके से हमने किया वो तो करेंगे, बट एक बार जो ये कह रहा है कि हम अंदर ही वो लगाएंगे, ये तो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे वैसे। आर एन इंटू एन प्लस 1/2, देन 2r n स्क्वायर 2 इंटू एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास r वो है, r हमारा वेरिएबल है, तो r की वैल्यू 1 से लेके k तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रही है। तो ये इतना समझना कि जब इधर इसमें चेंज हो रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 ऐसे करते करते 2 टू द पावर n तक जा रहा है। तो ये अपना सम ऑफ जीपी लग रहा होगा यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे भी सम ऑफ जीपी लगेगा, बट वो तो n है। r वाले टर्म्स और कौन से हैं, बस ये वाला है। और यहाँ पे हम जब समेशन r करेंगे तो यहाँ पे मेरा n इंटू एन प्लस 1/2 आ रहा होगा, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1/2 आएगा। एक बार मुझे देखने दो, मुझे डायरेक्टली क्या हम समेशन का साइन यूज कर सकते हैं कि नहीं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में सॉल्यूशन भेजूंगा खुद से सॉल्व करके।
एक्सपेंशन तो एक तरीका है ही, बट मैं चाहता हूँ बिना एक्सपेंशन के कुछ प्रॉपर्टी लगाकर सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद इसको करने का देखें। ठीक है, तो जस्ट गिव मी सम टाइम। एनीथिंग एल्स? होमोजेनियस का मतलब क्वेश्चन था, तो होमोजेनियस कब पढ़ेगा? मॉड्यूल में भी कुछ कुछ क्वेश्चन। होमोजेनियस हम लोग एक काम करते हैं, मैं कल एक स्लॉट का कुछ डिसाइड करता हूँ और हम लोग बात करते हैं, ठीक है? अभी क्योंकि सब लोग लीव कर चुके हैं तो मैं नहीं कुछ बताना चाहता हूँ होमोजेनियस का। कल हम प्लान करते हैं, कल थोड़ा सा लंबा सेशन रख सकते हैं टीपीपी से पहले, ठीक है? एक बार मैं अपना स्केड्यूल देख लूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ प्लान करके बताता हूँ। होपफुली कल मेरा तबीयत का इशू ना हो। आज तो मैंने दिन में दवा ली है और अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ, तो आई कैन प्लान समथिंग। ठीक है, तो यहीं पे एंड करता हूँ। कल का एक प्लान बनाकर सबको भेजता हूँ। टीपीपी सॉल्व कर लेना लेकिन, हाँ राघवेंद्र, शिवम, निधि, जितना हो सके। चलो, सो आई एम एंडिंग द सेशन हियर यार, बाय बाय।